नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कृषि की बात इंद्र के साथ में। और दोस्तों, आज हम बात करेंगे जल शक्ति की। और इस जल शक्ति के बारे में बात करने के लिए आज हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं भारत के जल शक्ति मंत्री प्रहलाद पटेल जी। तो मंत्री साहब, सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे शो में जुड़ने के लिए। जी, सबसे पहले पूरा देश ये बात जानना चाहता है कि आपने इतना बड़ा अभियान चालू किया है इस देश में, जिसमें आपने केन और बेतवा नदी को जोड़ने की बात करी है। आपने कहा है कि सबसे पहले ये एक पहला प्रोजेक्ट होगा, इसके बाद 5 और प्रोजेक्ट लाए जाएंगे। ये यूनियन बजट में बताया गया। आप इस भारत के इस नए पहल को किस प्रकार से देखते हैं, और ये जो कार्यक्रम है, ये जो प्रोजेक्ट है, इससे आपको लगता है सबसे ज़्यादा फ़ायदा किन लोगों को है? मैं सबसे पहले तो श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी की जो कल्पना थी, उनने ये कल्पना की थी, लेकिन चुनौतियां इतनी थी कि जब भी दो नदियों को जोड़ने की बात आती है तो वो व्यवस्था अंतर्राज्यीय हो जाती है। राज्यों के अपने राजनीतिक कारण हैं, उनके अपने आग्रह दुराग्रह हैं, ये कारण अनेक कारण हो उसके हैं। लेकिन और अभिनंदन और आभार व्यक्त करता हूँ श्रद्धेय प्रधानमंत्री की इच्छा शक्ति का, जिसके कारण उन्होंने मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्रियों से सहमति ली और एक आंदोलन शुरू किया। मैं इसे आंदोलन कहता हूँ जी। और चूंकि एक पहली नदी जोड़ने वाली राष्ट्रीय परियोजना है, और इसलिए उन्होंने 90-10 का उसका प्रस्ताव देकर उसकी शुरुआत की। 4 उसके कंपोनेंट्स हैं: कैन बेतवा, डेफिसिट बेसिन और सरप्लस बेसिन को मिलाने की एक बड़ी कोशिश है। 9 लाख हेक्टेयर ज़मीन को सिंचाई होगी, 62 लाख लोगों को परिवारों को पानी मिलेगा, 103 मेगावाट पनबिजली पैदा होगी और 27 मेगावाट, ये एक यूनिक बात है, कि वहाँ सौर ऊर्जा भी पैदा होगी। ये प्रधानमंत्री जी का विजन है। और इसी के परिप्रेक्ष्य में जब हमने जिन 5 स्थानों को नदी जोड़ने की दृष्टि से कहा है, वो उनमें 3 बेसिन ऐसे हैं जहाँ बरसात के समय भी पानी नहीं होता। और इसलिए मुझे लगता है कि बजट में ये कहा गया है कि राजनीतिक तरीके से राज्य जल्दी सहमति दें तो हम डीपीआर बनाने के लिए तैयार हैं। दक्षिण भारत में बरसात के समय पानी का संकट होता है, शायद आम आदमी इसको नहीं जान पाता होगा, लेकिन देश के जल शक्ति मंत्रालय ने, एक तो जल शक्ति मंत्रालय बनाने का श्रेय भी आदरणीय प्रधानमंत्री को जाता है। उन्होंने कहा जल से जुड़ी हुई सारी चीज़ें एक जगह पर होंगी तो उनके सॉल्यूशंस भी होंगे। और मैं जितना उसको देख पाया हूँ, उसमें देश के तमाम बेसिन्स को नंबरिंग करने के बाद जो डेफिसिट बेसिन है और जो सरप्लस बेसिन है, उनको जोड़ने की मार्किंग कर ली गई है। और उसी के आधार पर ये 5 चिन्हित जगह हैं, जिसमें एक महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के बीच में भी है, नर्मदा तापी लिंक है, नीचे 3 दक्षिण की हैं, एक पहाड़ की है। मंत्री साहब, ये अभियान तो बहुत ही बढ़िया है, लेकिन कुछ लोगों ने इसकी निंदा भी की है और कहा है कि शायद से इस स्कीम द्वारा पानी जो है निजी हाथों में पहुंचेगा। उन आलोचकों को आप क्या कहते हैं? क्या इसमें कोई ऐसा इस प्रकार का खतरा है कि नहीं है? नहीं, मैं तो ऐसा नहीं मानता हूँ, क्योंकि कैन बेतवा मेरे ही क्षेत्र में है, बुंदेलखंड में है। और बुंदेलखंड की जो जलीय संरचनाएँ हैं, वो संरचनाएँ पिछली शताब्दी भर का भी अगर हम मूल्यांकन करें या वर्षा के अनुपात को देखें, तो परमारकालीन जितने भी हमारे तालाबों की व्यवस्था थी, उनके कैचमेंट्स को आज़ादी के बाद ही हमने बिगाड़ा, या आज़ादी के पहले से थोड़ा पहले शुरू हो गया होगा। मैं मानता हूँ कि जो चीज़ें मैंने बताई हैं, इसमें कहीं निजी क्षेत्रों को लाभ पहुँचाने जैसा अवसर उसमें है नहीं। दूसरी बात होती है कि उन आलोचकों से मैं बड़ी विनम्रता के साथ कहता हूँ कि सारी चीज़ों को, हो सकता है किसी नज़रिए से किसी को उसमें नुकसान दिखता हो, लेकिन इसका जवाब वो कैसे देंगे कि बरसात में भी जिन जगह पर पानी का संकट है, तमिलनाडु उसका उदाहरण है जी, जहाँ पर बरसात में पानी नहीं होता, कर्नाटक उसका उदाहरण है, केरल उसका उदाहरण है, कि आदमी समुद्र से लगा है, तो हमारा मानसून वहीं से आता है, लेकिन उनको पानी नहीं मिलता। मुझे लगता है ये प्रधानमंत्री की दूरदर्शी सोच है, और मैं मानता हूँ क्योंकि ये लंबी समय में पूरी होने वाली चीज़ें हैं, क्योंकि बहुत सारे समाधानों में उनके आपस के राज्यों के विवाद होते हैं, उनकी अपेक्षाएं होती हैं, वो सही भी होती है, कई बार अतिरंजना भी होती है। तो स्वाभाविक है, इसलिए अपेक्षा ये की गई है कि देश की आज़ादी के जब 100 वर्ष हों, तो जो 16% क्षेत्र में सूखा पड़ता है और लगभग कमोबेश 16-17% में देश में बाढ़ आती है, अगर हम इस नुकसान को बचा पाए
और जब कभी बाढ़ और सूखा होता है तो राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, उसके वित्तीय प्रबंधन पर अतिरिक्त भार तो पड़ता है, इसे कोई अस्वीकार नहीं करेगा। अगर इसको हम मिनिमाइज भी कर पाए, मैं पूरा खत्म होने का दावा नहीं करता, और आने वाली पीढ़ी अगर इसको कर पाई, भारत के लिए बड़ी बात होगी। जी, और आपका फिर से मैं कहूँगा दर्शकों के लिए कि क्या पन्ना का जो क्षेत्र है और बुंदेलखंड का क्षेत्र है, आपका ये कहना है कि उससे उस क्षेत्र के लिए भलाई होगा, बुरा नहीं, क्या ये बात सही होगा क्या? मैं तो पूरी तरह से मानता हूँ, चाहे उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड हो, चाहे मध्य प्रदेश का बुंदेलखंड हो, चाहे हम अपर स्ट्रीम में हो, चाहे हम लोअर स्ट्रीम में हो, निश्चित रूप से फायदा होगा। अब एक अन्य पहलू पे आते हैं, वो है मोदी सरकार जी ने बहुत पहले शुरुआत से कहा कि हर किसान के खेत में पानी पहुंचेगा, चाहे वो मोर ड्रॉप पर क्रॉप था या फिर हर खेत में पानी की स्कीम। तो ये जितनी भी सिंचाई की स्कीम हो या पानी पहुंचाने की स्कीम हो, उसकी क्या प्रोग्रेस है? क्या आप लोगों ने जो 2014 से जो पहल चल रही है उसके बारे में, उसके प्रोग्रेस के बारे में आप हमें क्या कह सकते हैं? कितना एरिया कवर हुआ है, कितने किसानों को इसमें इतने सालों में फ़ायदा पहुँचा है? नहीं, मुझे लगता है कि जल जीवन मिशन की बात है हर घर तक पहुँचाने की। हर खेत तक पानी पहुंचेगा ये दावा कभी किया नहीं, पर हर घर खेत में पानी पहुंचे ये जनसंघ के समझ से प्रस्ताव रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि जो अभियान है जो हर घर तक पहुंचाने का है वो जल जीवन मिशन का है, और सिंचाई, प्रधानमंत्री सिंचाई योजना में जो बात आप कह रहे हैं उसको लिया गया है। लेकिन हमें ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि ये सारी लॉन्ग टर्म है। जल जीवन मिशन को लेकर उन्होंने आंदोलन के रूप में शुरू किया, 2019 15 अगस्त को शुरू किया था, 2020 में गोवा ने 100% अचीवमेंट कर लिया, 2021 में अंडमान निकोबार, पांडिचेरी, दमन दीव इनने अचीव कर लिया, तेलंगाना और हरियाणा ने अचीव कर लिया। हरियाणा को 2022 में पूरा करना था, उसने 2021 में पूरा कर लिया। अब कुछ 2022 में करेंगे, कुछ 2023 में करेंगे, 2024 हमारा लक्ष्य है। लेकिन साथ में प्रधानमंत्री जी ने ये भी स्पष्ट का निर्देश है उनका कि हमें पानी के सोर्स के गारंटी पर ध्यान देना होगा जी। और इसलिए चाहे आप बांध बनाइए, चाहे बांध से पानी दीजिए, और जितनी भी हमारी मल्टी विलेज स्कीम है वो सारी की सारी बड़े बांधों से, इस देश में सिंचाई के लिए बांध बने हैं जो प्रश्न आपने किया था, लेकिन पीने के पानी के लिए बांधों का उपयोग हो, ये प्रधानमंत्री का विजन है जी। अगला प्रश्न मेरा इसी पे था कि आपने कहा है और प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है कि हर घर में नल और पाइप्ड वाटर वहाँ पहुँचेगा। तो भारत की आबादी बढ़ती जा रही है, पानी की जो समस्या है वो भी साथ साथ बढ़ती जा रही है। तो किस प्रकार से हम हर घर तक पानी पहुँचाएंगे? क्योंकि सेंट्रल बोर्ड जो है, आपने जितने भी सरकारी आंकड़ों के अनुसार कहते हैं कि 256 डिस्ट्रिक्ट्स में जो है पानी की समस्या होने वाली है। नीति आयोग ने कहा है कि लगभग 600 मिलियन लोग जो हैं भारत में 2030 तक पानी के संकट से मुसीबत में पड़ेंगे और पानी के संकट में पड़ेंगे। तो इन आंकड़ों के बारे में आप क्या कहते हैं? देखिए, इन रिपोर्टों को ये सरकार कभी नज़रअंदाज नहीं करती है। प्रधानमंत्री उससे भी उन रिपोर्टों के आधार को बनाकर बहुत आगे तक का सोचने का उनका विज़न है। और इसलिए उन्होंने कहा है कि आने वाली पीढ़ी को अब आज़ादी के 100 वर्ष जब पूरे होंगे तब पर विचार करना चाहिए। जब ये बात कही जाती है तो इन चुनौतियों को पार किए बगैर आप 100 वर्ष पूरे नहीं करेंगे। इन चुनौतियों को का समाधान आपको खोजना पड़ेगा। इसलिए पुराने हमारे डैम से उनकी डिसिल्टिंग करना, नए छोटे वाटर बॉडीज़ को बनाना, वाटर बॉडीज़ के प्रति जागरूकता पैदा करना, पानी की लोग कीमत समझें। लोगों ने मुफ्त में पानी देने का जो फैशन बना रखा है, वोटों के लालच में कहिए या स्वार्थवश कहिए, इन सब को सुधारना होगा। जल जीवन मिशन में उन्होंने कहा कि एक स्कीम शुरू होती है, पता चला कि सोर्स एग्जॉस्ट हो गया 2 साल बाद, और उसके बाद में पूरा तंत्र खड़ा है, पानी है ही नहीं। तो उन्होंने कहा ये नहीं चलेगा, आपको देखना पड़ेगा कि अंडरग्राउंड वाटर के भरोसे अगर आपका वाटर सप्लाई है तो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि ये कब तक चलेगी, अन्यथा उसकी रिचार्जिंग का प्रबंध करिए। फिर दूसरा, अगर एक कोई मेंटेनेंस की बात आती है तो सब हाथ खड़े कर देते हैं, सरकार का मुंह ताकते हैं। उन्होंने कहा कि इसका शुल्क तय होना चाहिए और पानी शुद्ध मिले ये गारंटी है। तो 5 बहनों को हर गांव में ट्रेनिंग है, वो अपना हफ्ते में एक बार सैंपल करें, अलग अलग जाकर 4-5 परिवारों में, 4 परिवारों में। अगर उनको अपना सैंपल लगता है कि उनको पीने के लायक है तो वो खुद आश्वस्त हों, और नहीं तो फिर लैब में, डिस्ट्रिक्ट लैब में जाकर चैलेंज करें कि भाई ये सैंपल ठीक नहीं है। तो इतनी छोटी चीज़ों को, और जो पानी समितियाँ होंगी उसमें 50%
बहनों की कंपल्सन है पूरे देश में कि वो चलाएंगी। अब आप पंचायत उसमें कितना सहयोग करेगी, नगर निकाय करेगा, वो अलग बात है, लेकिन पानी समितियां ही इस सिस्टम को चलाएं, ये प्रधानमंत्री की मंशा है। जी, आप बुंदेलखंड से हैं और आपका ज़्यादा समय न लेते हुए थोड़ा सा राजनीति के बारे में बात करते हैं। बुंदेलखंड में पलायन की बहुत बड़ी समस्या है, पानी की काफ़ी समस्या हमने देखी है पिछले 10 सालों में, कई सारे अकाल पड़े हैं। तो उत्तर प्रदेश की राजनीति में और जब उत्तर प्रदेश वोट करने जाएगा तो आपको लगता है पानी का कितना बड़ा मुद्दा होगा? और जिस प्रकार से बेरोज़गारी फैली है और ये सारी चीज़ें फैल रही हैं इस क्षेत्र में, आपको क्या लगता है केन बेतवा प्रोजेक्ट से क्या बीजेपी सरकार को फ़ायदा मिलेगा राजनीतिक तौर पर? मुझे लगता है, मैं आपके इस प्रश्न से सहमत नहीं होता कि बुंदेलखंड में पलायन था या पलायन होता रहता है। हम मुआवजे की प्रवृत्ति से बाहर आए, हम मेहनतकश हैं, हम ईमानदार हैं, हमारे पास में वो सब संसाधन है जो हमको स्वावलंबी बनाकर सम्मान की ज़िंदगी दे सकते हैं। कुछ चूकें हुई होंगी, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि पानी का ऐसा संकट है कि साहब एक बूंद भी पानी नहीं मिलता। मुझे लगता है इस माइंडसेट से बाहर आना चाहिए। कैन बेतवा एक आंदोलन है, जो मैंने आपको पहले कहा, जब आंदोलन खड़ा होता है तो उसका लाभ मिलता है, निश्चित रूप से मिलता है। मध्य प्रदेश में अभी चुनाव नहीं है, अभी चूंकि चुनाव है इसलिए आप उसको चुनाव से जोड़ रहे हैं, लेकिन कैन बेतवा की शुरुआत होना ये इतिहास है। और इसलिए मैं ये मानता हूँ कि आंदोलन की शुरुआत में हमें उसके सारे दृष्टिकोणों को देखना चाहिए। मैं अभी सारे सकारात्मक पक्ष देख रहा हूँ, मैं उसमें कहीं नकारात्मक नहीं देखता। जी, अंत में करूंगा एक छोटे निवेदन से। जी, ये निवेदन आता है इलाहाबाद से और बेलन नदी के तट के वासियों से। वहाँ पे बहुत सारा खनन होता है, इस समय अवैध खनन होता है और ये बहुत ही प्राचीन नदी है। वहाँ के लोग बस अपनी पुकार आप तक पहुँचाना चाहते हैं और चाहते हैं कि एक संदेश आप दें जो वहाँ पे अवैध तरह से खनन कर रहे हैं और नदी को मार रहे हैं। देखिए, नदियों के अस्तित्व के खिलाफ जो भी कर रहा है उसके लिए कानून भी हैं, उसके लिए जागरूकता अभियान भी हैं। हमारे स्तर पर कुछ होगा कि भारत सरकार के उसमें है तो हम उसमें मदद करेंगे, अगर राज्य सरकार के स्तर पर होगा तो वो भी होगा। मैं मानता हूँ कि मोदी जी की सरकार हो या योगी जी की सरकार हो, वो पानी की कीमत समझती है और वो एहसास कराना चाहती है कि ये देश और आने वाली पीढ़ी पानी की कीमत समझे। मैं नौजवानों से आग्रह करूँगा कि सबसे झगड़ा करना ज़रूरी नहीं है, लेकिन हमको जायज़ बातों को उठाना चाहिए। नदी के अस्तित्व को बचाए रखना यानी आने वाली पीढ़ी के अस्तित्व को बचाए रखने के बराबर है। तो मुझे लगता है कि ये दोनों को अलग होकर नहीं देखा जा सकता। इसलिए बेल नदी हो या अन्य कोई नदी हो, अगर उसके साथ में इस सीमा तक हो रहा है कि उत्खनन हो रहा है कि उसके अस्तित्व पर ही संकट आ जाए, लोगों को खड़ा होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने हमें शो पे समय दिया। Get a sneak peek of exclusive content before everyone else for channel members only. Memberships start at ₹89. Hit the join button below.